हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ, जो कि बीकॉम में बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको हम स्टार्टिंग से कवर करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ के मीनिंग के बारे में। कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के मीनिंग की। तो अगर मैं इसकी बात करूं इन जनरल कि जनरली कंपनी का मतलब होता क्या है, तो इस डेफिनेशन से हम लोग कंपनी के मीनिंग को समझेंगे कि अगर जनरली बात की जाए तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बताया गया। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब बेसिकली क्योंकि कंपनी तो एक नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बताया गया है, जो कि क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब होता है कि इसको लॉ कानून के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसकी एक खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये अपने खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, डीलिंग्स कर सकती है, इसका खुद का नाम चलता है। ठीक है। उसके बाद बात की गई एक वर्ड जिसका नाम है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो चाहे आएँ चाहे वो जाएं, कंपनी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी सदाबहार चलती रहती है। कंपनी की एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी की ना एक स्टैम्प होती है। मतलब कंपनी खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन तो है नहीं। तो इसकी क्या होती है, एक स्टैम्प होती है, एक कॉमन सील होती है, जिससे कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो तभी वैलिडेट होगा जब जब कंपनी की मोहर उन डॉक्यूमेंट्स पे होगी। तो उस मोहर को बोलते हैं कॉमन सील। उसके बाद बात की गई कि हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे इस बात से है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि मान लो कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, ठीक है, तो आप उस कंपनी के एक तरीके से क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए। और शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है। तो मान लो आपने 1000 शेयर परचेज करे और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है, तो आपकी जो लाइबिलिटी बनेगी वो 10 × 1000 बनेगी, यानी कि 10,000। इससे ऊपर आप कंपनी को 1 रुपया भी पे नहीं करने वाले। आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है। तो इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोग आपस में जुड़ के एसोसिएट होके, अपनी इच्छा से एसोसिएट होके एक साथ अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की, मतलब कि पैसा लगाते हैं कंपनी पे और एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी का एक जनरल मीनिंग है। अब ना कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं और कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन होते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 हम लोग बहुत सुनते थे, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। कंपनी एक्ट 1956 में बहुत सारे चेंजेस किए गए और एक नया एक्ट आया, जो क्या आया, कंपनी एक्ट 2013। मतलब अब जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं कंपनी के रिगार्डिंग कंपनी को, वो 2013 के अकॉर्डिंग फॉलो करने होते हैं। ये जो एक्ट होता है ना, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि कंपनी को कैसे कैसे रूल्स फॉलो करने हैं। सारा रूल्स का सारा इंफॉर्मेशन इस एक्ट में होता है। तो इस एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारा जो इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 है ना, उसने कंपनी के मीनिंग के बारे में बताया कि कंपनी का मतलब एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इस एक्ट में, है ना, कि जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में। मतलब मान लो कि आपको कोई कंपनी ओपन करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कंपनी की क्या विशेषताएं हैं, जो अभी आपने पढ़ा। अभी आपने कंपनी के मीनिंग के बारे में पढ़ा, उसी मीनिंग के जो वर्ड्स थे वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। नंबर 1 बताया गया कि कंपनी
एग्जिस्टेंस में ही तभी आएगी जब ये लॉ के द्वारा ऑपरेट की जाए, मतलब कानून के अकॉर्डिंग हो ये, तभी उसका एग्जिस्टेंस माना जाएगा। मतलब कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन कराना जो है वो मस्ट है, ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं कराते, आप कोई रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में नहीं कराते, तो आपकी वो कंपनी नहीं कहलाएगी। नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप पहला जो प्रायोरिटी है वो है कि अगर कोई कंपनी बनाओगे तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। नंबर 2 बात करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी की। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी का एक सेपरेट अस्तित्व है, लीगल एंटिटी है, मतलब ये खुद के नाम से सब कुछ ऑपरेट करती है। मतलब इसके ओनर्स जो है वो बदल भी जाएं, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हम भी तो शेयर्स कभी किस कंपनी के परचेज़ करते हैं तो कभी किस कंपनी के परचेज़ करते हैं, कभी किसके बेच देते हैं तो कभी किसके बेच देते हैं। तो ओनरशिप चेंज होती रहती है। ओनरशिप चेंज होने से कंपनी को इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट्स यू एंड बी यूज इन इट्स कॉर्पोरेट नेम एंड कैपेसिटी। कंपनी अपने खुद के नाम, अपनी खुद की कैपेसिटी से क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, स्यू केस भी कर सकती है, खुद की कैपेसिटी, खुद के नाम से। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बताया गया, एक आर्टिफिशियल और ज्यूरिस्टिक पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग इसके सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन है लॉ के अकॉर्डिंग ही वैलिड होंगे, तो इसीलिए इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बताया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 4th कैरेक्टरिस्टिक्स की। एक सेकेंड। तो इसमें हमें बताया गया नंबर 1 लिमिटेड लाइबिलिटी। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि सभी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना कंपनी की, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स तक ही होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, एक कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज कर लिए और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, और मैंने कंपनी को ना अभी 8 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रखी है। 8 रुपये के हिसाब से मतलब मैंने कितने पेमेंट कर रखी है, 8,000 रुपये की। ठीक है, मैंने करनी चाहिए तो 10,000, लेकिन मैंने तो अभी 8,000 ही कर रखी है। तो इसका मतलब मैंने 2,000 रुपये अभी पे नहीं करे, तो ये 2,000 रुपये मेरे क्या हैं, अनपेड है। ठीक है, अनपेड है, लेकिन मेरे को पे तो करने पड़ेंगे क्योंकि मेरी लाइबिलिटी तो 10,000 तक की है, मुझे वही देनी है। तो ये जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है ना वो वहीं तक होती है। कहने का मतलब है कि अनपेड वैल्यू ही मुझे चुकानी है, मुझे इससे ऊपर 1 रुपया नहीं देना, 2,000 से ऊपर मुझे 1 पैसा नहीं देना कंपनी को। और अगर वो शेयर्स फुल्ली पेड अप है, अगर मैंने 10 के 10 चुका रखे हैं कंपनी को, तो मेरी कोई लाइबिलिटी बनती ही नहीं है कंपनी के प्रति। उसके बाद बात करेंगे परपेचुअल सक्सेशन की, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसको बोल सकते हैं आप परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की जो लाइफ है वो अनअफेक्टेड रहती है बाय द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इन द कंपनी। मतलब मेंबर्स रहें ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेंबर्स चाहे कुछ भी हो जाए, मेंबर्स को इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स रिटायर हो जाए, मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कि दिवालिया हो जाए, चाहे वो रिटायर्ड हो जाए, चाहे उसकी डेथ हो जाए कंपनी के मेंबर्स की, लेकिन कंपनी को इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी की जो लाइफ होती है वो इन्फिनाइट होती है, जब तक कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपरली वाउंड अप ना हो जाए, जब तक कि वो बंद ना हो जाए प्रॉपरली, तब तक कंपनी की लाइफ जो है वो अनंत रहती है, इन्फिनाइट रहती है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कॉमन सील की मैं बात करूँ तो हमें पता है कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ना ही इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इट कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर, खुद से तो वो अपने सिग्नेचर कर नहीं सकती है, इसीलिए उसका एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, जो कि उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करता है। बात करेंगे मैनेजमेंट एंड ओनरशिप की, तो कंपनी जो है वो उसके सभी मेंबर्स के द्वारा नहीं मैनेज की जाती, बल्कि कंपनी जो है कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा मैनेज की जाती है। मतलब चुने हुए कुछ प्रतिनिधि, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनके द्वारा कंपनी को मैनेज किया जाता है। और वो चुनता कौन है, वो ओनर्स चुनते हैं, और उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर भी बोलते हैं और कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हम लोग शब्द यूज़ करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो डायरेक्टर्स ही कंपनी को मैनेज करते हैं।
इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है वो डिफरेंट होती है। ओनरशिप एक अलग चीज़ है लेकिन मैनेजमेंट अलग चीज़ है। बात करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की, तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी की यहाँ पे बात नहीं की गई कि अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपने परचेज कर रखे हैं तो वो ट्रांसफरेबल इजीली नहीं होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स आपने परचेज करे हैं तो आप उसको इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। एंड अब हम बात करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की बात करेंगे, जो कि एक मेजर टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट व्हील हेल्प्स इन डिफरेंशिएट बिटवीन द पर्सनैलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर। जो कॉर्पोरेट व्हील है ना, वो हेल्प करता है कॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी की पर्सनैलिटी और उसके शेयर होल्डर की पर्सनैलिटी के बीच में वो डिफरेंशिएट करता है, मतलब कि डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है, उनको बचाता है बीइंग पर्सनली और इंडिविजुअली लायबल फॉर द कंपनीज डेट। मतलब कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, वो जो है पर्सनली या इंडिविजुअली लायबल ना बन जाए कंपनी के उधार चुकाने में। इससे उनको प्रोटेक्ट करता है कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, अब कॉर्पोरेट व्हील का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए बहुत थोड़ा सा हमें अपना कह सकते हैं कि दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम एक केस स्टडी से इसको समझते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको केस स्टडी की तरफ ले चलती हूँ। तो बात करेंगे एक केस स्टडी की, जिसमें बताया गया एक वर्डिक्ट के बारे में, एक फैसले के बारे में जो कोर्ट ने लिया था। एक केस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिससे हम थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। ठीक है, केस स्टडी से आपको बेटर वे में समझ में आएगा। बात करेंगे सैलमोन वर्सेस सैलमोन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलमोन एक बंदा था और उसने ना क्या किया था, एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का नाम उसने रखा था सैलमोन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो अब एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन इसके बारे में बताएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी का अस्तित्व अलग होता है उसके मेंबर्स से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये स्टडी करेंगे। सैलमोन क्या था, एक ट्रेडर था शूज़ का, शूज़ में ट्रेडिंग करता था वो, जिसने एक कंपनी बनाई थी और उसका नाम रखा था सैलमोन एंड कंपनी, जिसमें वो खुद, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और उसके 4 बेटे, वो क्या थे, मेंबर्स थे उस कंपनी के। अब उसने क्या किया, अपने शू बिजनेस को ना बेच दिया कंपनी को। कौन सी कंपनी को, इस कंपनी को, क्योंकि ये तो एक ट्रेडर था पहले। ठीक है, इसने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था सैलमोन एंड कंपनी लिमिटेड, और सैलमोन एंड कंपनी लिमिटेड के कौन कौन मेंबर थे, वो खुद भी मेंबर था, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि मेंबर का अस्तित्व कंपनी के अस्तित्व से अलग होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी वाइफ, उसके डॉटर, उसके 4 बेटे उस कंपनी के मेंबर भी थे। तो उसने अपना बिजनेस क्या करा, कंपनी को बेच दिया, इसी कंपनी को। ठीक है, कितने रुपए में बेचा, 30,000 पाउंड्स में। इन कंसिडरेशन ऑफ विच द कंपनी अलॉटेड हिम 20,000 पाउंड वर्थ ऑफ शेयर्स। मतलब आप अपने बिजनेस को किसी को बेचोगे तो आपको कुछ तो बदले में मिलेगा ना। 30,000 पाउंड्स में उसने अपना बिजनेस बेचा कंपनी को, तो कंपनी ने सैलमोन को 20,000 पाउंड्स के शेयर्स दिए और 10,000 पाउंड्स का डिबेंचर दिया। डिबेंचर्स और शेयर्स आई थिंक आपको बहुत क्लियर होगा क्या होते हैं। शेयर्स मतलब कि इक्विटी की बात हो रही है, डिबेंचर्स मतलब कि उधार की बात हो रही है, डिबेंचर्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से 30,000 रुपये में उसने अपना बिजनेस कंपनी को बेच दिया, इस कंपनी को बेच दिया सैलमोन ने। अब ठीक है, आगे बात करेंगे। अब कंपनी ना वाउंड अप हो गई। वाउंड अप का मतलब है कि कंपनी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया था, कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो अब हुआ क्या कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही थी, तो कंपनी की जो एसेट्स थी, कंपनी की जो संपत्ति थी, वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 पाउंड्स की रह गई थी।
लेकिन जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। लाइबिलिटी थी 10,000 तो डिबेंचर्स थे ही थे, 7,000 जो है वो पाउंड्स के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी थे। मतलब लाइबिलिटी हो गई 17,000 पाउंड की और एसेट हो गई 6,000 पाउंड की जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है। तो अब जो क्रेडिटर थे, यानी कि ये वाले क्रेडिटर, इस क्रेडिटर की बात हो रही है, क्रेडिटर ने क्लेम किया कि सैलेमोन एंड कंपनी वर द सेम एंटिटी। क्रेडिटर्स ने बोला कि जो ये सैलेमोन है ना और ये जो सैलेमोन कंपनी है ये दोनों सेम है, और उन्होंने बोला कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए डिबेंचर होल्डर के अलावा। डिबेंचर होल्डर कौन था? डिबेंचर होल्डर था सैलेमोन खुद। हमने पढ़ा ना 10,000 डिबेंचर 10,000 पाउंड जो है वो हमने डिबेंचर के किसको दिए थे? सैलेमोन को दिए थे उस कंपनी ने। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाले कह रहे हैं कि पहले हमारा पैसा चुकाओ और ये डिबेंचर वाले को बाद में देना। बट हमें तो पता है कंपनी के रूल्स क्या है। कंपनी के रूल्स हैं कि डिबेंचर होल्डर को शेयर्स वाले लोगों से पहले पैसा मिलेगा, ये रूल है कंपनी का। लेकिन वो कह रहे हैं कि ना कि सैलेमोन एंड सैलेमोन कंपनी तो एक ही एंटिटी थी और इसीलिए पहले हमारा पैसा दो, डिबेंचर होल्डर को बाद में देना, सैलेमोन को जो पैसा है वो बाद में देना। लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? इट वॉज हेल्ड दैन सैलेमोन एंड सैलेमोन कंपनी वर टू सेपरेट एंटिटीज। कोर्ट ने बोला कि सैलेमोन एक अलग बंदा है और सैलेमोन एंड कंपनी एक अलग एंटिटी है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी मिलेगी सबसे पहले पेमेंट की। तो ये था कोर्ट का वर्डिक्ट। उसने बोला कि सैलेमोन कंपनी का सिर्फ एक मेंबर है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये दोनों एंटिटीज़ अलग हैं, कंपनी अलग है, सैलेमोन खुद अलग है। इसीलिए प्रायोरिटी जो मिलेगी वो सैलेमोन को मिलेगी, डिबेंचर होल्डर को मिलेगी, नॉट सैलेमोन, डिबेंचर होल्डर को मिलेगी। अब भले ही वो डिबेंचर होल्डर खुद सैलेमोन था, वो एक अलग बात है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को ही प्रायोरिटी मिलती है, इक्विटी वालों को बाद में पैसा मिलता है। तो अब ये जो कोर्ट का फैसला आया इसमें सैलेमोन वर्सेस सैलेमोन एंड कंपनी में हमें ये एक फैक्ट के बारे में पता चला कि कैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हुआ एक कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया कॉर्पोरेट व्हील ने। ठीक है, उसने बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है जी, तो कह सकते हैं कि ये जो डिस्टिंक्शन कोर्ट ने बताया बिटवीन द टू एज और व्हील एज इट कॉमनली रेफर टू इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट व्हील। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। अगर आप बहुत सारी इसके ऊपर केस स्टडीज़ बहुत सारी हैं, और हम जानते हैं कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद के काम तो खुद कर नहीं सकती है, लेकिन उसके काम करता कौन है? उसके काम करता है डायरेक्टर। अगर कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के साथ धोखेबाजी करें, धोखाधड़ी करें, डिफ्रॉड करें, या फिर कोई थर्ड पार्टी कोई कंपनी के खिलाफ कुछ करती है, ठीक है, या तो इन्होंने बोला कि द लॉ परमिट ऑन द ऑर्डर ऑफ NCLT। NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये एक कंपनी का कोर्ट है, कह सकते हैं कंपनी का कोर्ट है ये क्या कर सकता है? टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील, मतलब एक तरीके से कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है, जिसमें से वो डायरेक्टर और मेंबर्स को भी गिल्टी साबित कर सकता है मिसकंडक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कंपनी के डायरेक्टर बन गए तो आप अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कंपनी के नाम का फ़ायदा उठा के अपने पर्सनल प्रॉफिट करने लगोगे। ऐसा फ्रॉड जो है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लाया है, टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, झूठ से बेसिकली पर्दाफाश करना, ये कॉर्पोरेट व्हील का काम है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, तो आई होप वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको, केस स्टडी अच्छे से आई होगी। ये केस अगर आप लिख के आओगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये। थैंक यू सो मच।